गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे। बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर जिसका नाम डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है के अंतर्गत आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो आइए चर्चा करते हैं। अर्थात हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, एक प्रकार से जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में। जनसंख्या के सिद्धांत। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत जो है ये जनसंख्या का आधुनिक सिद्धांत है। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है थोड़ा सा पहले ले चलता हूँ कि जनसंख्या का जो सिद्धांत है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले जो जनसंख्या पर जो है सिद्धांत किसने दिया, तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले सिद्धांत आता है जनसंख्या का माल्थस का। सबसे पहले जो है किसका सिद्धांत आता है? माल्थस का। टॉमस माल्थस इनका पूरा नाम है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। आप जो है जनसंख्या सिद्धांत पढ़ रहे हैं और आप जनांकीय संक्रमण सिद्धांत आपने पढ़ा। जनसंख्या संक्रमण का क्या है? जनसंख्या का एक सिद्धांत है जिसको हम जनसंख्या का आधुनिक सिद्धांत कहते हैं, है ना। और आपने जो है इसकी शुरुआत नहीं पढ़ी, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत नहीं पढ़ा, तो एक प्रकार से क्या है, आपके पास जो नॉलेज है वो अधूरी है। इसलिए जो है हम थोड़ा सा जो है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं जल्दी से कि जनसंख्या का जो सबसे पहले सिद्धांत आया था वो किसका था? माल्थस का था। माल्थस को एक निराशावादी जो है अर्थशास्त्री के रूप में माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इनकी जनसंख्या पर निबंध का एक लेख आया था। जनसंख्या पर निबंध का एक लेख आया था 1798 में, 1798 में। 1798 ईस्वी में जो है सबसे पहले जो है इनका एक लेख आया था पॉपुलेशन पर। ठीक है, उस समय वो क्या थे, ये जो है पादरी थे और इन्होंने जो है गुम नाम से, अर्थात बिना नाम के, है ना, किसने जो है निबंध लिखा है वो नाम उसमें नहीं लिखा गया, गुम नाम से इन्होंने जनसंख्या पर जो है एक जो है अपना लेख जो है क्या किया, प्रस्तुत किया। बाद में दूसरी बार जो इन्होंने अपना जनसंख्या पर लेख प्रस्तुत किया और उसमें जो है अपना नाम दिया माल्थस के रूप में। तो जब इन्होंने अपना ये जनसंख्या पर जो है अपना सिद्धांत दिया था, उस समय जो है इनके सिद्धांत पर जो है काफ़ी विरोध हुआ था। क्यों? इनको निराशावादी कहा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली बार जो है जनसंख्या की वृद्धि को जो है इन्होंने क्या बताया, एक समस्या बताया। जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या की वृद्धि का एक खौफ, एक डर लोगों को दिखाया कि जो जनसंख्या में वृद्धि होती है, जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, भविष्य में जो है ये क्या होगा, बहुत ही खतरनाक होगा। और उसी खौफ को जो है इन्होंने दिखाया, इसीलिए जो है इनको निराशावादी जो है कहा जाता है और इनका बहुत विरोध किया गया। क्योंकि जिस समय इन्होंने जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक विकास के लिए बाधक बताया था कि आर्थिक विकास में जो जनसंख्या का बढ़ना क्या होगा, ये बाधा उत्पन्न करेगा, उस समय जो है आर्थिक विकास में जनसंख्या को सकारात्मक रूप में समझा जाता था। अर्थात जनसंख्या जो है क्या होती थी, जनसंख्या का बढ़ना आर्थिक विकास में अच्छा माना जाता था। उस समय जनसंख्या का बढ़ना जो है आर्थिक विकास के लिए खतरनाक होगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। सबसे पहले जो है इन्होंने अपने सिद्धांत में जनसंख्या के वृद्धि की जो है समस्या का उल्लेख किया। और इनके सिद्धांत की जो मुख्य बात है मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है जनसंख्या वृद्धि के संबंध में जो है अपने जनसंख्या सिद्धांत में इन्होंने जो है क्या किया था कि
और जनसंख्या, खाद्यान्न वृद्धि या खाद्यान्न पूर्ति में वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि, इसमें इन्होंने संबंध बताया कि दोनों में क्या संबंध होता है। खाद्यान्न जो है जो वृद्धि होगी किस प्रकार की होती है और जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो किस तरह की होती है। इन्होंने बताया कि जो खाद्यान्न में वृद्धि होती है वह अर्थमेटिक सीरीज में होती है, अर्थमेटिक सीरीज में होती है, जिसको अंकगणितीय जो है आप श्रेणी कर सकते हैं। तो अंकगणितीय जो है सीरीज में जो है आपका वृद्धि किस में होती है, खाद्यान्न में। जैसे 1 2 3 4 है ना, इस तरीके से जो वृद्धि होगी इसको बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज, है ना। ये जो है आपका अंकगणितीय जो है श्रेणी में वृद्धि होती है, किसमें, खाद्यान्न में। समांतर श्रेणी कर लीजिए आप। जबकि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज में होती है, ज्यामितीय श्रेणी में होती है। इसकी वृद्धि किस तरह से होती है आप देखेंगे तो इस तरह से होती है, 1 2 4 8, आगे आप चलेंगे तो 16, है ना, यहाँ 5, है ना, इस तरीके से। अब आप देखिए दोनों में वृद्धि का तुलना करिए, खाद्यान्न में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि, दोनों का रेशियो आप देखिए किस तरह से बढ़ रहे हैं दोनों, है ना। तो शुरू में तो आप देख रहे हैं दोनों क्या है, समान अनुपात में दिख रहे हैं आपको, है ना। ये स्थिति सही दिख रही है, यहाँ पर सही दिख रही है, सही है ना, दोनों का रेशियो बराबर है। लेकिन यहाँ से रेशियो क्या हो रहा है, बिगड़ जा रहा है। यहाँ पर रेशियो दोनों का अनुपात जो है दोनों में अंतर आ जा रहा है, 3:4 का अनुपात आ जा रहा है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो कितने का आ जा रहा है, ये जो है दूने का हो जा रहा है। ये 4 तो ये कहाँ पहुँच गया, 8, 2 गुना। प्रत्येक 25 वर्षों में जो है जनसंख्या क्या हो जाएगी, ये दोगुनी हो जाएगी, ऐसा इनका जो है मानना था माल्थस का। और आप देखेंगे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने बताया कि ये जो इनके बढ़ने का क्रम होता है, बढ़ने का क्रम क्या है, ये इस सीरीज में होता है, अर्थात एक का जो है आपका अर्थमेटिक सीरीज होता है और दूसरा जो होता है ये ज्योमेट्रिक सीरीज में होता है। जिससे क्या है कि दोनों में जो है आप देख रहे हैं कि आगे चलकर क्या होगा कि ये जनसंख्या वृद्धि क्या करता है, ये खाद्यान्न संकट उत्पन्न कर देता है। क्या करता है, खाद्यान्न संकट उत्पन्न कर देता है ना। खाद्यान्न संकट की, खाद्यान्न पूर्ति में संकट की उत्पत्ति होगी, क्योंकि आगे चलकर क्या हो जाएगा, जब जनसंख्या बढ़ेगी उस हिसाब से खाद्यान्न में नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, खाद्यान्न संकट की उत्पत्ति होगी, है ना। तो खाद्यान्न संकट की समस्या उत्पन्न होगी, जनसंख्या इस तरह से बढ़ती रहेगी, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप देखें तो जनसंख्या का बढ़ना क्या है, ये खाद्यान्न की दृष्टि से या आर्थिक विकास की दृष्टि से क्या है, ये बहुत ही खतरनाक है। और माल्थस ने जो है लोगों को इसकी चेतावनी भी दी कि लोगों को क्या करना चाहिए कि जनसंख्या पर जो है स्वतः क्या करना चाहिए, इस पर नियंत्रण करना चाहिए। और स्वतः आप जो है इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या करती है प्रकृति जो है स्वतः इस पर जो है क्या करेगी, नियंत्रण करेगी। बूढ़ा, बाढ़, आपका जो है अकाल आ गया, है ना, भूकंप आ गया, है ना, महामारी आ गई, इन तमाम जो है प्राकृतिक आपदाओं से क्या हो जाएगी, अपने आप प्रकृति क्या करेगी, इसमें काफ़ी लोग जो है मर जाएंगे, जिससे जनसंख्या जो वृद्धि हुई है वो कम हो जाएगी, जिससे जनसंख्या में संतुलन बना रहेगा। तो ये काम कौन करेगा, ये प्रकृति स्वतः करेगी। यदि आप स्वतः नहीं करते हैं, मतलब लोगों को चेताया कि आप लोग ये स्वतः नहीं करते हैं, तो प्रकृति स्वतः जो है जनसंख्या में संतुलन स्थापित करेगी। लेकिन वह जो है क्या होगा, बहुत ही भयावह होगा, बहुत ही डरावना होगा। इसलिए हमें जो है स्वयं ही जनसंख्या पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। ये जो है मैंने संक्षेप में आपको माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में बताया। इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत आता है वह है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत क्या बताता है, यह सिद्धांत यह बताता है कि जनसंख्या जो है वह देश की आर्थिक स्थिति पर डिपेंड होनी चाहिए, यानी वहाँ का आर्थिक स्तर कैसा है,
देश में जो प्राकृतिक संसाधन है किस तरह के हैं, वहाँ के संसाधन, वहाँ का आर्थिक स्तर किस तरह से है ना, उसी के अनुकूल जनसंख्या होनी चाहिए। ना तो उससे अधिक होनी चाहिए, ना तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए, जनसंख्या एक अनुकूलतम स्तर पर होना चाहिए, ना इसमें जो है वृद्धि होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए। यदि जो है इस अनुकूलतम स्तर से जनसंख्या यदि कम है तब भी क्या होगा, विकास कम होगा, और इससे अधिक हो जाएगी तब भी क्या होगा, विकास कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जनसंख्या की कमी होगी, यहाँ पर जनसंख्या की अधिकता होगी, जिससे दोनों ही क्या होगा, विकास में कमी को उत्पन्न करेगा। अर्थात जितने देश में आर्थिक स्थिति है, जितने प्राकृतिक संसाधन है, जितने संसाधन है देश में, कम से कम, ताकि सभी संसाधनों का अनुकूलतम विदोहन हो सके, सारे जो है जनसंख्या जितना भी मानव श्रम है वो सारे के सारे जो है रोजगार में उनको काम मिल सके, रोजगार में लगे रह सकें, जिससे उत्पादन अधिकतम हो सके। वही क्या होता है, वही अनुकूलतम जनसंख्या की अनुकूलतम स्थिति होती है। अर्थात कोई भी बेरोजगार न रहे, इतने ही लोग रहें जितना जो है वहाँ पर आवश्यकता है। यही जो है जनसंख्या की जो है अनुकूलतम स्थिति होती है। इससे कम या इससे अधिक, ये दोनों ही स्थितियां जनसंख्या की क्या होती है, ये अच्छी नहीं होती है आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो है, इन सिद्धांतों के बाद जो है हम सिद्धांत पर चर्चा करते हैं आधुनिक सिद्धांत के रूप में, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो आइए अब हम बात करते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत पर। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत ये क्या बताता है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को जो है हम जनसंख्या, इसको जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को हम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत भी बोल सकते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत भी बोल सकते हैं, या जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, या जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत, है ना, या जनसंख्या के चक्र का सिद्धांत। हम कई नामों से इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या बताता है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है ये बताता है कि जो जनसंख्या का विकास या जनसंख्या में वृद्धि है ना, ये कई चरणों से, कई अवस्थाओं से होकर गुजरती है। अर्थात प्रत्येक देश जनसंख्या संक्रमण की कुछ अवस्थाएं होती हैं और इन अवस्थाओं से होकर ही गुजरती हैं। जनसंख्या संक्रमण या जनसंख्या के विकास के जो है जो भी अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं से होकर ही सभी देश गुजरते हैं। अब ये अवस्थाएं कितनी होती हैं, यदि इस पर हम बात करें कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था जनसंख्या संक्रमण के अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं, तो इसमें जो है क्या है कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी? 3 अवस्थाएं। तीन अवस्थाएं बताई हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, कुछ अर्थशास्त्रियों ने 5 अवस्थाएं बताई हैं। अर्थात कुछ अर्थशास्त्रियों ने जनसंख्या संक्रमण की 3 अवस्थाओं का चर्चा किया। अर्थात उनका कहना यह है कि जनसंख्या संक्रमण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जबकि कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि नहीं, जनसंख्या संक्रमण की या जनांकीय संक्रमण की 4 अवस्थाएं होती हैं। और जबकि कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि जनांकीय संक्रमण की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं और इन 5 अवस्थाओं से होकर ही प्रत्येक देश जो है, प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था या प्रत्येक देश जो है गुजरता है जनसंख्या विकास के इन अवस्थाओं से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया। तो प्रतिपादन की यदि हम बात करें तो इसमें नाम आता है नोटेस्टीन। किसका नाम आता है? नोटेस्टीन।
केवल नोटेस्टीन नहीं, और बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, जैसे ब्लैकर, नोटेस्टीन हो गए, ब्लैकर हो गए, इसके अलावा थॉम्पसन हैं, नोटेस्टीन, ब्लैकर, थॉम्पसन, आदि। इन अर्थशास्त्रियों ने जनसंख्या के संक्रमण के सिद्धांत या जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत को क्या किया, प्रस्तुत किया है। आइए हम जो है इनके जो है संक्रमण सिद्धांत पर चर्चा करते हैं, और इनके संक्रमण सिद्धांत पर चर्चा करने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि यहाँ पर इन्होंने जो जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, मैं इस सिद्धांत में आपको 4 अवस्थाओं पर चर्चा करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है मैं 4 अवस्थाओं पर ही चर्चा करूंगा, मैं आपको 3 अवस्था, 4 अवस्था और 5 अवस्था, इन सभी पर चर्चा करूंगा कि जो अर्थशास्त्री